हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ओके बेटा, चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स किसे कहेंगे हम लोग, इन्हें हम क्या माइक्रोब्स क्या है, ठीक है। तो जैसा नाम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे जीव, ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम जिन्हें हम लोग नेकेड आई से न देख पाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोब कहते हैं। लेकिन अब आता है कि ये माइक्रोब हमारे लिए कैसे यूजफुल है। जैसे आप लोग बहुत सारे माइक्रोब्स के विषय में सुन चुके हो। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को जानते हो, आप पढ़ चुके हो, प्रोटोजोअन्स को पढ़ चुके हो, एंड फंजाई पढ़ चुके हो। तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या जो भी अलग तरह के माइक्रोब्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट भी किया है, जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हैं, ठीक है, जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना वगैरह, ठीक है। वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं और प्रियॉन्स हैं। ये सब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको जो है हम लोग जो है नेकेड आई से हम इनको नहीं देख पाते हैं। तो बेटा, जब नेकेड आई से नहीं देख पाओगे तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। जब माइक्रोस्कोप लगाओगे तो इन्हें क्या कहोगे, माइक्रोब कहोगे या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहोगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का ही छोटा रूप क्या रहता है, माइक्रोब्स हो जाता है। तो अब इनसे जो है प्रॉब्लम तो आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग जो है बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में या प्लांट्स या एनिमल्स में होती हैं, वो बीमारियां जो है इन्हीं माइक्रोब्स द्वारा होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी इन माइक्रोब्स के बहुत सारे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि ह्यूमन अपने लिए जो है इनको यूज़ करता है, जिनसे अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसका वो यूज़ करता है अपने डेली लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें, इसलिए इनको क्या करते हैं, ये हमारे लिए जो है यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, ठीक है बेटा। आओ चलो हम लोग देखते हैं आगे एक एक माइक्रोब्स के विषय में। जैसे पहला यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या होता है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, आप लोग घरों में जलेबी बनाते हैं, ठीक है, और क्या दही बनाते हो। तो ये सब चीज़ें ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इनमें माइक्रोब का क्या रोल है, ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर। तो जैसे अगर हम पहला माइक्रोब की बात करें तो लैक्टोबैसिलस है, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज क्या होता है, ये दूध को दही में बदल देता है, ठीक है ना। कैसे बदलता है दूध को दही में, पहले दूध में जब जाएगा तो दूध में जो प्रेजेंट शुगर है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लैक्टोज शुगर, उसे फर्मेंट करेगा, फर्मेंट करके उसे लैक्टिक एसिड में बदल देगा, ठीक है ना। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कैसे कि लैक्ट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जो लैक्टिक एसिड क्या करता है बेटा कि कोएगुलेट द मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा, तो दही बदल जाएगा, ठीक है ना, कर्ड में बदल जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एक टर्म आया है इनोकुलम या स्टार्टर, एनसीईआरटी के शब्द हैं। इनोकुलम या स्टार्टर का मतलब होता है कि वह छोटा अमाउंट, जैसे कि अगर दूध से दही बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच जो है दही डालोगे। तो 1 चम्मच जो आप दही उसमें डाल रहे हो, वह दही, वह कर्ड क्या है, वही है आपका क्या, इनोकुलम या स्टार्टर है, क्योंकि वह जाकर के वहाँ पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि वह
1 चम्मच दही क्या है, वो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, वहाँ पर वो संख्या अपनी बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद उसको लैक्टिक एसिड वहाँ प्रोड्यूस करेगा और फिर वो दही में बदल देगा उसको। ठीक है, अब आता है कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अभी क्वेश्चन बनता है कि लैब जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो यूजफुलनेस उसका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली बात ये कि ये विटामिन B12 रिच होता है, ये हमें विटामिन B12 देता है। दूसरी बात है कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उन्हें मार देता है। विटामिन B12 देगा और हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उन्हें मार देगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जिनके जो है जिनके लिए इनका इस तरह का इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है ल्यूकोनास्टॉक मेसेंटेरॉइड्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ डो, आप जानते हो जैसे कि आप जो है सपोज करिए कि आप जो है ब्रेड बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे बेटा कि आप जो है सबसे पहले आप आटे का जो है वो जो फ्लोर होता है, फ्लोर से आप डो तैयार करोगे। ठीक है ना, अब उस डो में अगर आपने ईस्ट डाल दिया है तो वह ईस्ट क्या करेगा कि वह डो को फर्मेंट करेगा और डो को फ्लफी बना देगा। जब डो फ्लफी हो जाएगा आपका, तो वह बेक जब आप करेंगे तो आपका जो ब्रेड तैयार होगा वो ब्रेड जो है काफ़ी स्पंजी होगा। ठीक है ना, तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। कैसे बेटा कि फर्मेंटेशन ऑफ डो फॉर मेकिंग डोसा इडली, इडली और डोसा भी बनाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। इडली और डोसा का जो पेस्ट तैयार करते हैं उस पेस्ट में थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, तो ईस्ट क्या करता है कि वह उसको कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे वह पूरा जो डो है पूरा क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। ठीक है ना, ये फ्लफी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, और फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है, जो भी आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो गेहूं का प्रोडक्ट यूज करिए चाहे चावल का प्रोडक्ट यूज करिए, उसमें क्या होता है बेटा आपका, उसमें स्टार्च होता है। जो स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज से फिर जो है ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे क्या बनता है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो फ्लफी होता है। यहाँ पर आता है बेटा कि जैसे ईस्ट के लिए मैंने बताया बार बार कि ईस्ट आप डालते हो, तो यह ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, यह साइंटिफिक नेम है इसका साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसको जो है बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेकरी में यूज होता है, ये बेकरी के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट कहेंगे। ठीक है ना, दूसरा आता है क्या, अगला प्रोडक्ट है ये ड्रिंक है टोटी। टोटी क्या बता, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है बेटा। टोटी जो है एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है, जो कैसे बनता है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। ठीक है ना, पाम सैप के फर्मेंटेशन से ही तैयार होता है टोटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात आती है चीज। चीज कैसे बनता है बेटा, चीज तो सभी लोग खाए हैं, जानते हैं आप चीज। ठीक है ना, अब ये चीज बनता कैसे है, तो अगर हम इस पे बात करें चीज बनता कैसे है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ, ठीक है ना, डिफरेंट वैरायटीज आर नोन फॉर देयर स्पेशल, किसके, चीज के डिफरेंट वैरायटी, ये मिल्क प्रोडक्ट है चीज, इसके डिफरेंट वैरायटीज जो है जानी जाती हैं, किसके लिए बेटा, फॉर देयर फ्लेवर, टेक्सचर एंड टेस्ट। ठीक है ना, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के लिए ये वैरायटीज जो है, ये चीज की अलग अलग वैरायटीज होती हैं जो कि जानी जाती हैं। तो इसमें एक वैरायटी है बेटा स्विस चीज। स्विस चीज के विषय में जो है एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। तो स्विस चीज में बेटा लार्ज होल्स होते हैं। ठीक है ना, लार्ज होल्स होते हैं। ठीक है ना, क्यों लार्ज होल्स होते हैं, क्योंकि द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो बड़े होल होंगे। जब बड़े, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस होगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए बैक्टीरिया होती है प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी। बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे बेटा, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी। इस बैक्टीरिया के कारण जो है ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो चीज जो है क्या हो जाता है, वह बड़े होल वाला और स्पंजी होता है। ठीक है, दूसरा होता है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज में क्या होता है बेटा कि ये चीज जो तैयार कर देते हैं इसकी राइपनिंग होती है। तो ये राइपनिंग में जैसे आपने पहले वाले में यूज किया क्या, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज बनाने के लिए।
यहाँ पर जो है रॉकफोर्ड चीज जो कि अपने स्पेशल टेस्ट के लिए जाना जाता है, इसको राइपेनिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक फंगस यूज करते हैं, इसका नाम है क्या, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस यूज करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से इसका एक पर्टिकुलर टेस्ट बनता है, पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। और इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस, ठीक है, ये भी जो है ये बैक्टीरिया भी इसमें यूज किया जाता है। और ये स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस बैक्टीरिया और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी ये यूज किए जाते हैं टू मेक द रॉकफोर्ड चीज। और बेटा एक बात और बता दें आपको कि ये रॉकफोर्ड चीज जो है किससे बनाते हैं, शीप मिल्क से बनाते हैं, ये शीप मिल्क से बनाते हैं इसको, ठीक है बेटा। एक बात समझ आ गई आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है कि बेवरेजेस के लिए, ठीक है ना, माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स का यूज है। तो सबसे पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए भी ईस्ट का ही यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अल्कोहल का ही तो यूज है यहाँ पर, अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार करने के लिए अल्कोहल ही नहीं चाहिए। तो इसमें है बेटा कि यहाँ पर भी जो ईस्ट ही यूज करते हैं, तो यही ईस्ट जो है ब्रीवर का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। नाम सेम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स ईस्ट भी है और ब्रीवर्स ईस्ट भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अब इसमें फर्मेंटेशन का किया जाता है, अल्कोहलिक शुगर सॉल्यूशन का, फ्रूट जूस का या माल्ट का फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन करके क्या तैयार करेंगे बेटा, अल्कोहल तैयार करेंगे, जो अल्कोहल जो है वाइन, बियर, विस्की इन सब चीज़ों को बनाने में यूज करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेटा, ये क्या बनता है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है डिस्टिलेटेड है और कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन आया है। तो देखो इसमें जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय, ये तो मार्केट सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस से बनाया है। दूसरा, अब इसमें प्रोडक्ट विदाउट डिस्टिलेशन, ध्यान देना बेटा, विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के क्या तैयार होता है, वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर बिना डिस्टिलेशन के तैयार होता है, जबकि डिस्टिलेशन द्वारा क्या बनता है, विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी एंड रम ये कैसे तैयार होता है बेटा, ये बाय डिस्टिलेशन तैयार होता है, ठीक है ना, ये बाय डिस्टिलेशन तैयार, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चले आगे। चलो अगली बात आती है बेटा कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को लेकर के बेटा क्वेश्चन कुछ बनेंगे, आपका ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ये एंटीबायोटिक्स क्या बेटा, ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी माइक्रोब्स से पाए जाते हैं और यूज किए जाते हैं टू किल द अदर माइक्रोब्स। एक माइक्रोब जैसे कि फंगस, फंजाई क्या है, वो एक तरह का माइक्रोब ही है। तो फंगस से निकलने वाला एक ऐसा केमिकल जो कि बैक्टीरिया को मार सक रहा है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये केमिकल्स हैं जो कि किसी माइक्रोब से लिए जाते हैं और दूसरे माइक्रोब को किल करने में यूज आते हैं, ठीक है ना। बस समझ आ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो, जैसे अगर हम बात करें पेनिसिलियम की बात करें, तो पेनिसिलियम ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। और इसको किसने इसको जो है खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। कहाँ से खोजा था बेटा, एक फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये बेटा याद रखिएगा, इस फंगस का नाम आप याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस है। जिस फंगस से पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस है, जिस फंगस से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था, ठीक बेटा। दूसरी बात आती है क्या कि अच्छा, ये कब खोजा था, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वो स्टडी कर रहे थे और उस स्टडी के दौरान उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम, उन्होंने देखा कि हमारा जो कल्चर मीडियम है जिसमें हमने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कराया है, उस कल्चर में अगर फंगस पेनिसिलियम नोटेटम मिल जाए
तो ये बैक्टीरिया फिर नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा कुछ ऐसे केमिकल निकाले जाते हैं जो कि इस बैक्टीरिया को मार सकता है। तो उन्होंने उस केमिकल को नाम दिया कि यह एंटीबायोटिक है, अगेंस्ट लाइफ है, लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया क्या? एंटीबायोटिक नाम दिया। और इसके बाद इस एंटीबायोटिक को तो पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। लेकिन इस पेनिसिलिन को देखो यहाँ पर मोटे अक्षरों में बताया गया है कि अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पेनिसिलिन के इफेक्ट को जो है ज़्यादा स्टडी किया और ज़्यादा बताया। इन लोगों ने इसका यूज़ किया था वर्ल्ड वार में जो विक्टिम्स जो रहते थे, जो सोल्जर्स को जो चोट लगती थी, कट जाता था, कहीं घाव हो जाता था, तो उस घाव को या इन्फेक्शन हो जाता था, तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन लोगों ने पेनिसिलिन का यूज़ किया था। और इसीलिए इनको जो है क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज़ मिला था। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना, इन 1945। ठीक बेटा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज़ किया था टू सेव द ह्यूमैनिटी, ठीक है। और एंटीबायोटिक जो है यूज़ किया जाता है टू ट्रीट डेडली डिजीज, जैसे प्लेग है, होपिंग कफ है, ठीक है ना, प्लेग है, होपिंग कफ है, इन सब चीज़ों को, या आपका डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, ये सब ऐसी बैक्टीरियल बीमारियां जो कि जो है जानलेवा साबित हो जाती हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर है? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। और आगे हमारा अगला टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बेटा? केमिकल, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो आओ एक एक केमिकल के विषय में पहले हम लोग देखते हैं। ये सारे जो हैं ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का देखो, इन केमिकल्स का सोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ये तैयार किया है, इसको आप याद रखोगे। साइट्रिक एसिड कौन बनाता है बेटा? ये मिलता है एस्परजिलस नायर से। एस्परजिलस नाइगर क्या होता है? एक तरह एक फंगस है, ठीक बेटा, यह एक फंगस है। दूसरा क्या होता है बेटा? कि दूसरा लैक्टिक, ठीक है ना, एसिटिक एसिड है जो एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। दूसरा है ब्यूटारिक एसिड जो है वह क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से मिलता है, ठीक है। तीसरा है कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिलता है, ये तो बहुत पहले से आप लोग जान रहे हो। इथेनॉल जो है वो कहाँ से मिलता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिम, मतलब ईस्ट से मिलता है, ठीक है। तो ये सोर्सेस हैं बेटा जिन्हें आप याद रखोगे, इन सोर्सेस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, कि कौन सा केमिकल किस सोर्स से मिलता है और वह सोर्स क्या है। वह सोर्स फंजाई बैक्टीरिया है, फंजाई है या बैक्टीरिया है या ईस्ट है, क्या है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक बेटा। तो क्लियर है? बढ़े हम लोग आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आता है कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम प्रोडक्शन में भी ये यूज होते हैं। जैसे अब इन एंजाइम्स का भी बड़ा रोल है बेटा, इनका भी जो है हमारे डेली लाइफ में और साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट में भी जो है इनका यूज किया जाता है। तो इसमें पहला एंजाइम है बेटा आपका लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है कि यह लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कपड़ों पर जो है कहीं अगर ग्रीस या ऑयल के स्पॉट्स लग गए तो उनको फिर जो है छुड़ा पाना मुश्किल होता है पानी और साबुन से। लेकिन क्या होता है कि अगर लाइपेज एंजाइम उस पर हम डाल दें तो ग्रीस है, ग्रीस क्या है? फैट का ही एक रूप है, ऑयल एक फैट का ही रूप है, और लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना। तो क्या करेगा कि उसको पूरा, उस ग्रीस या फैट को या ऑयल को पूरा क्या करेगा? वो डिज़ोल्व कर देगा। जब वो डिज़ोल्व कर देगा तो आसानी से पानी से आप इसको धो देंगे और साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइपेज कहाँ यूज होता है? यूज इन डिटर्जेंट फार्मुलेशन एंड हेल्प इन रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स इन लॉन्ड्री, ठीक बेटा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है बेटा? यह एक स्ट्रेप्टोकॉकस नाम की बैक्टीरिया से निकलता है। स्ट्रेप्टोकॉकस नाम की बैक्टीरिया से निकलता है और यह एक क्लॉट बस्टर है बेटा। क्लॉट बस्टर का मतलब होता है जो क्लॉट को डिसॉल्व करे। अक्सर हार्ट अटैक के केसेस में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं,
तो अब उस या हेमरेज के केसेस में ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं, क्लॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करते हैं, जो कि क्लॉट बस्टर होता है, धीरे धीरे पूरा क्लॉट्स डिसॉल्व कर देता है और फिर आदमी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना, तो हार्ट डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। दूसरा एक है बेटा पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज ये ऐसे एंजाइम हैं बेटा जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लियरिंग द फ्रूट जूसेस। जैसे मैंगो जूस आपने निकाला, तो मैंगो जूस अगर आप अपने घर में निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस मैंगो जूस में फाइबर्स होते हैं, लेकिन अगर वही मैंगो जूस आप जो है मार्केट से अगर ख़रीदते हैं केन वाला जो कि प्रोसेस्ड होता है, तो आप देखेंगे उसमें कोई फाइबर नहीं होता, कोई रेशा नहीं है। कैसे ऐसा हो गया बेटा? बहुत क्लियर होता है वो जूस, मैंगो जूस जो है वो बहुत क्लियर होता है। तो वह कैसे उतना क्लियर हो गया? क्योंकि उसमें यही प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज एंजाइम डाल दिया गया, तो जो प्रोटीन और पेक्टिन फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है। जब वो फाइबर डिसॉल्व हो जाएंगे तो जूस अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा कि बायो एक्टिव मालिक्यूल्स। ये बायो एक्टिव मालिक्यूल्स वे मालिक्यूल्स होते हैं बेटा जो कि हमारे सिस्टम में, ठीक है ना, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, और हमारे फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देते हैं। जैसे इसमें पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है बेटा? कि यह एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है। ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर दे, स्लो डाउन कर दे। तो यह एक इम्यूनोसप्रेसिव है। इसमें होता क्या है बेटा कि ये जो है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में यूज किया जाता है। एक्चुअली सपोज करिए किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई और उसको जो है एक नई किडनी प्लांट करनी है, तो आपने नई किडनी तो उसको लगा दिया, लेकिन नई किडनी जब भी लगाएंगे आप तो किसी दूसरे बॉडी की लगाएंगे, तो दूसरे बॉडी की सेल्स, उस पेशेंट की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होंगी वो उसको जो है अपना मानेंगे कि ये जो है नॉन सेल्फ है, ठीक है ना, उसको अपना दुश्मन मानते हुए उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अब पता चला कि कुछ ही दिन में वो किडनी जो ग्राफ्ट की गई थी वो किडनी भी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस किडनी के सेल्स को इम्यून सिस्टम के सेल्स डैमेज करना शुरू कर देंगे। तब तो ये पता चला कि बहुत गड़बड़ हो गया मामला। तो इससे बचाने के लिए अब क्या करेंगे बेटा? अब बहुत सिंपल सा काम कि साइक्लोस्पोरिन ए देना शुरू कर दीजिए, जिससे उसके इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और वो जो है किडनी को डैमेज नहीं करने पाएगा। ठीक है, इसलिए आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में यूज़ करते हैं इसको। स्टैटिन है बेटा। स्टैटिन का काम क्या होता है? यह एक ईस्ट जिसका नाम है मोनेस्कस परपुरियस, मोनेस्कस परपुरियस नाम के ईस्ट से इसको निकालते हैं, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए बेटा? यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। देखो यहाँ पर लिखा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह से इसका यूज़ करते हैं। ये करता क्या है स्टैटिन कि ये सीधे जा कर के हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर देता है। जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आता है माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज क्या है बेटा? पहले तो यही जान लो सीवेज क्या है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है ना, आपके घरों से जो गंदा पानी जो निकलता है, ठीक है ना, वह क्या है? वह सीवेज है। तो आपके घर से ही सिर्फ नहीं, इंडस्ट्रीज से भी, ठीक है ना, चाहे जैसे जो है जो म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पानी को कलेक्ट करके ले जाता है अपने ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से, वो क्या है? पूरा सीवेज है। उसमें हाउस होल्ड वाटर रहता है, इंडस्ट्रियल वाटर रहता है, जो भी वेस्ट वाटर रहता है वही रहता है उसमें। अब उसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो है सॉलिड पार्टिकल्स भी रहते हैं, ग्रीट भी होता है, कंकड़ पत्थर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मेन पॉल्यूटेंट क्या होता है? यह होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। और ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है बेटा? ये जो है एक तरह का बीमारी का माध्यम है, क्योंकि आदमी के शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं जो कि पैथोजेनिक हैं, जिनके पैथोजेंस इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो वो इंटेस्टाइन से
स्टूल के रास्ते बाहर निकलते हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, तो या अदर कोई पैरासाइट्स हैं जैसे कि एस्केरिस का है या टेपवर्म है, तो ये सब जो है स्टूल के रास्ते जो है बाहर निकलेंगे। और कहाँ स्टूल कहाँ जा रहा है? सीधे पानी में जा रहा है, सीवर में जा रहा है। तो सीवर वाटर पोल्यूटेड हो गया। अब उस सीवर वाटर उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को लेकर के जाके किसी नदी में गिरा देगा, तो वह नदी भी पोल्यूटेड हो जाएगी, रिवर भी पोल्यूटेड हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अब हम क्या करते हैं बेटा कि देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग STP शार्ट में। लगभग हर छोटे बड़े शहरों में STP हैं, ताकि वो जो है उस शहर के पानी को ट्रीट करें और तब उसे फिर जो है नदी में छोड़ें। तो STP में क्या होता है बेटा कि हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है ना, इनके माध्यम से जो है इसमें हम, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। तो उन हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद अपना फूड बना ले, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि जो अपना फूड खुद ना बना पावे, यानी कि जो एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होंगी। अब वो जो है उन माइक्रोब्स का हम यूज़ करके, ठीक है ना, उस सीवेज को जो है फिर ट्रीट करते हैं। कैसे करते हैं आओ चलो देखते हैं। इसमें 2 स्टेप होता है बेटा, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो आओ देखते हैं हम लोग क्या प्राइमरी से ट्रीटमेंट और क्या है सेकेंडरी। तो चलो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा कि ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर किसी तरीके के किसी माइक्रोब का यूज अब तक अभी नहीं होना है, ठीक है ना, इसमें किसी माइक्रोब का यूज नहीं होना है। इसमें सिंपल ये फिजिकल प्रोसेस होता है। इसमें करते क्या है बेटा कि फ्लोटिंग डेब्रिस, जैसे कोई लकड़ी है, प्लास्टिक है या थर्माकोल है, ठीक है ना, ये चीज़ें जो कि जो है पानी के ऊपर जो तैरते रहते हैं, इनको छान करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग डेब्रिस, इट रिमूव्स द फ्लोटिंग डेब्रिस, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करके इसमें 2 मेथड आता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन करने से क्या मिल जाता है? फ्लोटिंग डेब्रिस निकल दी जाती है। और जब सेडिमेंटेशन कराते हैं तो क्या निकलता है बेटा? ये ग्रिड्स। ग्रिड्स में क्या होते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन एंड सैंड, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन एंड सैंड, जिसे ग्रिड कहते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो सेटल्ड जो मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनिक या मटेरियल जो कि नीचे जो सेटल डाउन हो गया बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं। प्राइमरी स्लज क्या होगा बेटा कि सॉलिड सेटल्ड इन सीवेज, ठीक है ना। सॉलिड सेटलमेंट इन द सीवेज इज नोन एज व्हाट? प्राइमरी स्लज कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या होता है बेटा कि जो आपने जब सेडिमेंटेशन करा दिया तो जो पानी ऊपर जो मिला है, ठीक है ना, उस ऊपर वाले पानी को आप लोग क्या कहते हो? सुपरनेटेंट कहते हो। उस सुपरनेटेंट को आप जो है पास करा करके किसी दूसरे टैंक में ले जाते हो, ठीक है ना, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और इसीलिए चूँकि उस पानी को आप पास करा के ले जाते हो, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है बेटा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इफ्लुएंट कहते हैं, जो कि पास करा करके आप ले गए। और यह इफ्लुएंट जो है फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले आपने क्या किया? ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन 2 होता है। फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो कि जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, फोम, इन सब चीज़ों को आप फिल्टर करके निकाल लेते हो। दूसरा क्या होता है कि सेडिमेंटेशन करा देते हो, जिससे जो भी ग्रिड्स हैं, जैसे कि स्टोन्स है या पेबल्स हैं, ये सब, और साथ ही साथ अदर जो मैटर्स हैं, वो सब सेटल डाउन कर जाएंगे। लेकिन जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी में ऊपर बना रहेगा, वह कहलाएगा इफ्लुएंट, ठीक बेटा। चलो अब आगे क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट आएगा बेटा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि इसमें माइक्रोब्स होते हैं, इसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि प्राइमरी इफ्लुएंट को एक लार्ज एरेशन टैंक में ले जाते हैं। एरेशन टैंक क्यों बेटा, क्योंकि इसमें पानी को एजिटेट करते रहते हैं, पानी को चलाते रहते हैं, ठीक है ना, या किसी झरने जैसे जो है स्ट्रक्चर से गिराते हैं, जिससे पानी में एयर कंटेंट मेंटेन किया जा सके, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सके। क्यों, क्योंकि जो पानी है बेटा, इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में है, और पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण इसकी बीओडी बढ़ी हुई है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाने के लिए हमें इसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एजिटेट करते रहते हैं, एरेट करते रहते हैं, ठीक बेटा, कि दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल। अच्छा, इससे क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन लेवल जब इसका बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, जो एरोबिक माइक्रोब हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और यही एरोबिक माइक्रोब इस ऑर्गेनिक मैटर जो कि इस पानी में प्रेजेंट है उसे डिसॉल्व करेंगे, उसे डैमेज करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखो कि दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। हाँ, अब ये देखो शब्द आया फ्लॉक, ठीक है बेटा। तो ये एरोबिक माइक्रोब्स को जो है ये इनका ग्रोथ होगा जिससे फ्लॉक बनेगा। तो फ्लॉक क्या है बेटा, फ्लॉक क्या है, फ्लॉक इज अ masses ऑफ बैक्टीरिया, फ्लॉक इज अ masses ऑफ बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद फंगल हाइफी। बैक्टीरिया और फंगल हाइफी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है यह एक मेस लाइक जाली जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, और वह मेस लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। तो फ्लॉक क्या हुआ बेटा, बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का एक एसोसिएशन होगा, एक जो है कलेक्शन होगा, जिसमें जो है मेस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, ठीक है बेटा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ इसमें कि जो ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं उन्होंने क्या किया कि दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर थे वो कंज्यूम हो गए। दूसरा बात क्या किया कि रिड्यूसेस द बीओडी, जब ऑर्गेनिक मैटर जब कंज्यूम हो गया तो बीओडी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो तो अपने आप कम हो गई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं तो कौन सा डिमांड। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेडिमेंट जो नीचे जो तैयार होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद वो सेटल डाउन कर जाता है, सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाता है। उस सेडिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक बेटा, इसे हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे, ठीक है। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का हम क्या यूज़ करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को थोड़ा सा उठा करके फिर पंप बैक कर देंगे इन द कहाँ पर पंप बैक करेंगे, इन द एरेशन टैंक, जहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। क्यों डालेंगे, जैसे आपने देखा था अभी कि दूध से दही बनाने वाली बात थी, तो दूध से दही बनाने के लिए आप क्या करते थे, दूध में थोड़ा सा जो है दही डाल देते थे, जो दही जो है एक सोर्स का काम करता था, इनोकुलम का काम करता था, स्टार्टर का काम करता था। यहाँ पर भी जो थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक करेंगे इन एरेशन टैंक, तो वह यहाँ पर भी स्टार्टर का काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और उन्हीं बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोजिशन कराना है, तो पंप बैक कर देंगे तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि द रिमेनिंग द मेजर पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, बाकी जो बचा हुआ जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे कहाँ डालेंगे, उसे जो है एनेरोबिक डाइजेस्टर या जिसको कहते हो आप बायोगैस प्लांट में डाल देंगे, और उस बायोगैस प्लांट में क्या होगा कि वह गैसेस प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें क्या आएगा, मीथेन H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो क्या है, जो कि बायोगैस है, और इसका यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, किचन फ्यूल के तौर पर इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक बेटा। और देखो अब ये चूँकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, इसने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान तैयार किया, ताकि गंगा और यमुना को सीवर वाटर के पोल्यूशन से बचाया जा सके,
ठीक है ना, सीवेज वाटर के पोल्यूशन से इसको बचाया जा सके। तो इसी के लिए इसने जो है हर शहरों में, छोटे बड़े हर शहर में जो है, जो कि नदियों के किनारे हैं, उनमें जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश किया, ताकि नदियों में डायरेक्ट सीवेज को न डाल करके ट्रीटमेंट के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी बचता है उसे आप चाहें तो नदी में डाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, या उसे आप एग्रीकल्चर यूजेज में भी ले सकते हैं। जैसे देखिए ये एक प्लान है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर जब पानी, सीवर का पानी जब सबसे पहले जब आता है तो उसे देखो, उसे फिल्टरिंग, इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीन का से क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन करके आप इस पानी को कलेक्ट किए नीचे, ठीक है ना, कलेक्ट करके फिर इसको जो है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने सीधे ये प्राइमरी, ये सेटलमेंट के लिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक के तौर पर ये काम करता है। ये सेटलिंग टैंक में आप इसको डाल दोगे तो इससे क्या होगा बेटा कि जो भी इसमें ग्रीड्स होंगे वो सब सेटल डाउन कर गए। तो नीचे ये ग्रीड सेटल डाउन कर गए, और जो इसमें इफ्लुएंट है, जो ऊपर है वो क्या है, वह इफ्लुएंट है, यह इफ्लुएंट है। तो ये इफ्लुएंट जो है यहाँ से पंप कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। इफ्लुएंट यहाँ से जो है, देखो ये इफ्लुएंट पंप करके ये एरेशन टैंक में ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये एरेशन टैंक में, यहाँ तक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहा इसका, ठीक है ना, यहाँ तक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहा। अब इसके बाद जो है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जा रहा है। तो ये एरेशन टैंक में जब ये आएगा बेटा, तब यहाँ पर इसका जब एरेशन होगा, जब इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाएगा तो इसकी बीओडी कम होगी। जब बीओडी कम होगी तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ेगा तो जो यहाँ पर फ्लॉक्स डेवलप होंगे, ठीक है बेटा। जो फ्लॉक्स डेवलप होंगे तो फ्लॉक्स फिर क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। अब ये एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है ना, ये एक्टिवेटेड स्लज जो है यहाँ पर थोड़ा जो है एक्टिवेटेड स्लज को ले करके, जैसे ये पानी फिर जो है ये आगे टर्शियरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं, या आप इसको नदी में सीधे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी से थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसे आप फिर पंप बैक कर देते हो इन द प्राइमरी टैंक, जहाँ एरेशन टैंक, जहाँ पर कि जो है फिर आपको फिर से ये डिकम्पोजिशन का काम यहाँ पर कर सके। और बाकी जो मेजर जो कंपोनेंट होता है उसे आप बायोगैस प्लांट में डाल देते हो, ताकि वहाँ से आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सको। और बायोगैस प्लांट में चूँकि जो काम होता है वह एनेरोबिक होता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पर, जो एरोबिक बैक्टीरिया, जो फ्लॉक्स की जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं वहाँ पर वो मर जाती हैं। वहाँ पर जो एनेरोबिक बैक्टीरिया जैसे मिथेनोजेंस वगैरह वो एक्टिवेट होते हैं और वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक बेटा। आओ देखें हम लोग बायोगैस कैसे बनता है। तो बायोगैस के लिए माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो इसमें आता है कि बायोगैस को डेवलप किसने किया था। बायोगैस सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसमें दो हैं, एक है क्या IARI और दूसरा KVIC, ठीक है ना। इन दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से बायोगैस तैयार किया गया, बायोगैस प्लांट तैयार हुआ। इस बायोगैस प्लांट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिथेनोजेंस जो कि जो है काऊ डंक में पाई जाती हैं, मतलब जो रुमिनेंट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस होती हैं। ये बैक्टीरिया रियली आर्की बैक्टीरिया होती हैं जो कि हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए सुटेबल होती हैं, ठीक है बेटा। और इनका नेचर होता है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये गाय भैंस के इंटेस्टाइन में रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये काऊ बफलोज में ये जो है उनके इंटेस्टाइन में सेलुलोज को डिकम्पोज करती हैं, सेलुलोज को तोड़ती हैं, इसलिए सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ जब सेलुलोज का ये डिकम्पोजिशन करती हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो अब इनके काऊ डंग में ऑलरेडी मिथेनोजेंस हैं, तो काऊ के डंग के साथ ये जो है ये बाहर भी निकले। तो अब इन्हें जो है इस काऊ डंग को, ठीक है ना, इस एक्सक्रीटा को एक डाइजेस्टर टैंक है, जिस टैंक में जो है जब डाल देते हैं तो उसके साथ ये बैक्टीरिया भी वहाँ पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पर भी ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं।
तो उस मीथेन प्रोड्यूस होने वाले मीथेन गैस को फिर कलेक्ट कर लेते हैं एक चैम्बर में और फिर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा है ना, डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस एंड इट इज रिच इन मिथेनोजेंस, ठीक है ना। अब बायोगैस में होता क्या क्या है, बायोगैस कंपोनेंट, इस पे जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसके कंपोनेंट हैं 3 आपके, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखा भी था आपने पीछे, ठीक बेटा। चलो अब एक बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये देखो आपका बायोगैस प्लांट है। यह जो पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग डाइजेस्टर। इसी में और इसमें 2 जो है इसके कनेक्शंस हैं। एक कनेक्शन इसका है, यह इनलेट का है, यह इनलेट है, और यह जो कनेक्शन है इसे कहते हैं हम लोग क्या, आउटलेट। ये इनलेट हो गया और ये क्या हो गया, आउटलेट हो गया। तो इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर डंग एंड वाटर की स्लरी तैयार करते हैं। काऊ डंग लेकर के उसमें पानी डाल करके उसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्लरी, ठीक है ना। यहाँ पर स्लरी तैयार होती है, जो स्लरी जो है, ठीक है ना, जो स्लरी जो है फिर इस रास्ते से कहाँ जाती है, डाइजेस्टर टैंक में पहुँचती है। डाइजेस्टर टैंक में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया चूँकि इसके साथ आए ही हैं, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये गैसेस ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये ऊपर जो है गैस होल्डर लगा रहता है, ये एक जो है मेटल का रहता है, लोहे का, और इसके ऊपर से ये पाइप लगी रहती है, गैस पाइप। तो ये जो गैसेस यहाँ प्रोड्यूस होंगी वो इस गैस होल्डर में कलेक्ट हो जाएंगी। चूँकि गैस प्रोड्यूस होकर ऊपर जाएगी तो ये जो टैंक है इसमें कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद अब वह गैस जो है फिर यूज़ करने के लिए आगे ले जाई जाएगी, ठीक है ना। अपना किचन में यूज़ करेंगे या कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। और जो डाइजेस्टेड जो स्लरी का जब डाइजेशन हो जाता है पूरा, तो जो डाइजेस्टेड स्लरी है अब ये यहाँ से जो है निकल आती है बाहर, ये यहाँ से बाहर निकल आती है। तो अब इस स्लरी को फिर जो है स्लज इसको कहेंगे, ठीक है ना। अब इसे क्या कहेंगे बेटा, स्लज कहेंगे। और इस स्लज को फिर एज ए कंपोस्ट यूज करते हैं, खेतों में डालते हैं, ठीक बेटा। समझ आ गई बात इतनी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला आता है कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना। बीमारियों से बचाने के लिए, प्लांट से संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे खेती से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचाने के लिए जो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसमें क्या होता है बेटा, बायो कंट्रोल का मतलब क्या है कि लिविंग बीइंग के माध्यम से लिविंग बीइंग को कंट्रोल करना, ठीक है ना। यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट्स में जो डिजीजेज एंड पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल जो मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बायो कंट्रोल सिस्टम करते हैं। इसमें क्या होता है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स आर यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल्स का यूज़ नहीं के बराबर करते हैं या नहीं करते हैं। तो केमिकल्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि केमिकल से ही हम इन्हें पैथोजेंस को मार सकते हैं। तो अब उन केमिकल्स की जगह पर कुछ तो हम यूज करेंगे। तो जो इसलिए जो है हम इसका यूज बेसिकली किस में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, ठीक बेटा। इसमें होता क्या है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेडी बग, ठीक है ना। लेडी बग किसके लिए होता है, एफिड्स के लिए है। लेडी बग इज यूजफुल फॉर द एफिड्स, एफिड्स को मारने के लिए होता है, ठीक है ना। एफिड एक तरह का इंसेक्ट है जिसको किल करने के लिए लेडी बग अगर हम यूज़ करेंगे तो वह एफिड को मारा जा सकता है। दूसरा क्या है कि ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किसके लिए होता है, मॉस्किटोज़ के लिए होता है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज़ को खा जाते हैं, ठीक बेटा। तीसरा क्या है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम की बैक्टीरिया होती है जो यूज़ किया जाता है टू किल द कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेटा याद रखेंगे आप लोग क्या, लेडी बग यूज टू किल द एफिड्स, ड्रैगन फ्लाई यूज टू किल द मॉस्किटोज एंड बैसिलस थुरिंजिएंसिस यूज टू किल द कैटरपिलर्स, ठीक बेटा। चलो अब आता है कि फंगस। फंगस एक है ट्राइकोडर्मा स्पेसीज। फंगस में ट्राइकोडर्मा स्पेसीज है। जो ट्राइकोडर्मा स्पेसीज क्या होती है कि ये फ्री लिविंग फंजाई है। फ्री लिविंग फंजाई है और कॉमनली कहाँ पाई जाती है बेटा, इन द रूट इकोसिस्टम, ठीक है ना।
प्लांट्स के रूट में पाई जाती है और ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये रोक देती है, बहुत सारे पैथोजेनिक इन्फेक्शंस को ये, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शंस को ये रोक देती है। ठीक बेटा। दूसरा क्या है, बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस जिसका जीनस है न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस। बैकुलोवायरस जिसका जीनस क्या है बेटा, न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस। यह यूज किया जाता है टू किल द इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड्स। इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड्स को मारने के लिए ये बैकुलोवायरस यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये वायरस क्या होता है कि इन इंसेक्ट्स में भी बीमारी पैदा कर देता है। जब इंसेक्ट्स को बीमारी हो जाएगी तो इंसेक्ट खुद ही मर जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यह प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल पर किसी भी तरह का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो टारगेटेड है, जिसके लिए इस वायरस को तैयार किया गया है, बस ये उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेगा। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है ना। तो इसलिए इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट, एनिमल्स या बर्ड्स के ऊपर कुछ नहीं होता है, सिर्फ टारगेटेड इंसेक्ट पर ही इसका असर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर, बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है बेटा कि वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। फर्टिलाइजर्स वो जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाए, और बायोलॉजिकल एजेंट जो फर्टिलिटी को बढ़ाए उसे बायो फर्टिलाइजर्स कहेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोब्स टू एनरिच द न्यूट्रिएंट इन सॉइल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है बैक्टीरिया, फंजाई या साइनोबैक्टीरिया ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम आप जानते हो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है और इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये दोनों फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक बेटा। ये दोनों फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम, और फ्री लिविंग में कौन है, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। इस पे क्वेश्चन है बेटा, एकदम ध्यान देंगे इसको। फिर इसके बाद आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है एक तरह का एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई और हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के रूट में फंजाई रहता है, इसलिए इसका नाम है माइकोराइजा। ठीक है ना। माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट, तो रूट में रहने वाली फंजाई। ठीक है ना। तो फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है ना। फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। ठीक बेटा। इसे क्या कहेंगे, माइकोराइजा कहेंगे। माइकोराइजा में कौन सा जीनस फंगस का यूज होता है, उसे कहते हैं हम लोग ग्लोमस। ठीक बेटा। इसमें जो है ग्लोमस जीनस ऑफ फंगस यूज होता है। ठीक है। ग्लोमस जीनस ऑफ फंगस यूज होता है, फंगस का ग्लोमस जीनस इसमें यूज होता है। यह करता क्या बेटा कि यह फंगल सिम्बायोट एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है। यह सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके रूट को देता है, हायर प्लांट के रूट को देता है, फिर रूट से फिर ये आगे की तरफ चलता है। ठीक है बेटा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब प्लांट हैविंग माइकोराइजा शो रेजिस्टेंट टू द रूट बॉर्न डिजीजेस। ठीक बेटा। रूट बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, अगर फंगस है उसके रूट में हायर प्लांट के, तो उसे फिर किसी तरह के जो रूट बॉर्न डिजीजेज होते हैं उससे ये इसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ और किससे प्रोटेक्ट करता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट्स एंड इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक बेटा। तो ध्यान रखेंगे, ये पहली बात तो पैथोजन से बचाएगा, दूसरा सैलिनिटी और ड्रॉट से भी प्लांट को सेफ करेगा। ठीक है। इन कंडीशंस में प्लांट की रक्षा करेगा। दूसरा होता है कि एनाबीना, नॉस्टॉक, एसिल्टोरिया, ये सब कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये सब फ्री लिविंग भी हैं, इसको जो है खेतों में यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि
अच्छा, साइनोबैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होता ही है, इसीलिए इसको धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया को पैडी फील्ड में, ये पूछता है क्वेश्चन कि पैडी फील्ड में कौन सा जो है माइक्रोब यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, या कौन सा माइक्रोब ऐसा है जो कि पैडी फील्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो आपका है क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक आल्सो ऐड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल बाय इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इस चैप्टर का एक बढ़िया सा रिवीजन जो मैंने यहाँ प्लान किया था, बहुत सारे पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।